जी हां, बिहार चुनाव के नतीजे आने में महज 7 दिन बाकी हैं। 8 नवंबर को सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर जरूर देखिए। कल बिहार में चौथे चरण का मतदान है। पूरे चुनावी रंग में रंगा है बिहार। आज दिन भर एबीपी न्यूज के साथ देखिए प्रचार के रंग। अब आपको ले चलते हैं चिराग पासवान के चुनाव प्रचार में। पटना एयरपोर्ट और हम चिराग पासवान के साथ यहाँ से निकलेंगे। 3 आज सभाएं उनको करनी है, सहरसा जिले में और दो सहरसा जिले में और एक दरभंगा जिले में, और वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से वो लोगों से मुखातिब होते हैं। मौसम आज थोड़ा सा बादल जरूर छाए हुए हैं, नॉर्मल जो खुला आसमान होता है वो नहीं है। और हम पहुँच गए हैं इस यात्रा के पहले पड़ाव पर। सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र है ये। यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से खड़ी है श्रीमती सरिता पासवान, और चिराग पासवान आप देख रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र जो सहरसा जिले में पड़ता है, और यहाँ पर चूंकि चिराग पासवान बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ युवाओं के बीच में, तो ज्यादातर युवा यहाँ पर हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। साथियों, ये विधानसभा के चुनाव हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हमारे आने वाले 5 साल का भविष्य। तमाम महागठबंधन दल के नेता एक साथ आकर एकजुट होकर प्रदेश में विकास की बात करते हैं, तो पूछिए ना इनसे कि आजादी के 68 साल तक आप पर नहीं तो हमने और किस पर भरोसा किया। 68 साल का आजादी का इतिहास बताता है कि 42 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। उसके बाद अगले 15 साल हम लोगों ने लालू जी और राबड़ी जी का जंगल राज भी देखा। पिछले 10 सालों से हम लोग नीतीश जी का शासन भी देखते आ रहे हैं। जब तमाम विधायक आपके राज्य में, सरकार आपकी, मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आप खुद स्वयं, तब आप हमारे प्रदेश का विकास नहीं कर पाए, तो आज महागठबंधन बनाकर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। जी, बहुत अच्छा भाषण लग रहा है इनका भाषण इस तरह का है, ये युवाओं में जोश पैदा कर देते हैं। इन तरह का भाषण है इनका। ये तो मेन मुद्दा है ही बिहार का, जो बिहार के अधिकतर सारे बाहर ही जाते हैं। जो सुविधा हमें यहाँ मिलनी चाहिए उस सुविधा के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, तो इसके लिए तो सरकार दोषी है और इसके लिए परिवर्तन है। तो युवाओं को चाहिए परिवर्तन। जब सारी सुविधा हमें यहाँ मिल जाएगी तो हम बाहर क्यों जाएंगे। पासवान जो बोलते हैं उसका लगता है कि ये विश्वास होता है कि आगे काम करेगी सरकार अगर इनके साथ। हाँ, बिल्कुल लग रही है कि आगे सदृढ़ होकर एकदम बढ़िया से काम करेगी। चिराग पासवान को आप लोग एक हीरो भी रहे हैं, तो हीरो के रूप में देखते हो या राजनीति? हाँ, एक दो फिल्म ये निकाले हैं, वो देखे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया है, कुछ कारण था, तो इसलिए। तो हीरो अच्छे लगते हैं कि पॉलिटिशियन? दोनों अच्छे लगते हैं। लोकतंत्र छोड़ के तंत्र मंत्र साधने में लगे हुए। यहाँ चिराग पासवान आए हैं, जो बातें कह रहे हैं वो आपको लग रहा है कि वो ठीक कर रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं? जैसे ठीक बोल रहे हैं, वो जो भी हुआ है जो इसी की नेतृत्व में हुआ है, जो भी होगा वो मोदी के नेतृत्व में होगा। ये यहाँ जो है ये प्रदेश में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो यहाँ पे जो कोई कर सके। इसीलिए व्यवस्था अगर होगी तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा, नहीं उद्योग नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं, इंडस्ट्रीज के एरिया यहाँ है भी नहीं। इसी कारण से बाहर जाना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी इनके साथ है तो मुसलमान उनको वोट नहीं करेगा। आपको भी लगता है कि आप यहाँ पर बीजेपी के लिए आए या अपने कैंडिडेट के लिए आए? नहीं, ये जो है जो हर इंसान की जो है सोच अलग अलग है। जो थिंकिंग पावर जिसका कमजोर है वही कह रहे हैं कि ये मुसलमान वोट नहीं करेंगे। जो अच्छी तरह जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो वोट करेंगे ही। एक यहाँ पे जो कोई जाति यहाँ नहीं होता, यहाँ पे जितना भी है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक होकर एक नेता को चुन रहे हैं जो विकास के लिए काम करेंगे। हम एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी के साथ गठबंधन में है चिराग पासवान, तो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं करेंगे, तो यहाँ चूंकि एक मुसलमान उम्मीदवार ही खड़ा है, इसके लिए इतने मुसलमान आए हैं या आपको लगता है कि सारे मुसलमान इस बार यानी 85% मुस्लिम इस बार इनको चुन रहे हैं, इनको चुनेंगे यूनुस खान? आप लोग को बीजेपी से मतलब नहीं, आपको यूनुस से मतलब? नहीं, हम लोग ये जो है एक अपने युवा को जिताने के लिए
चिराग पासवान की आज की ये तीसरी और अंतिम सभा है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र है, ये दरभंगा जिले में पड़ता है और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो चिराग पासवान के परिवार से हैं, रामविलास पासवान के दामाद हैं वो, और इसलिए यहाँ पर आना उनके लिए बहुत अहम स्थान रखता है। और चिराग पासवान ने खुद अभी कुछ देर पहले कहा कि रामविलास पासवान यहीं पर पैदा हुए थे और इस लिहाज से उनका ये ननिहाल है। चिराग पासवान अपने भाषण में जो लगातार 3 सभाएं हुई हैं उसमें ज़्यादातर विकास की बातें कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने की अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज के हर तबके को कैसे जोड़ा जाए, वो जो यहाँ से पलायन होता है लोगों का और हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर उनकी कोशिश ये है, जो जितने भी भाषण हो रहे हैं, कि वो जो उनकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और नीतीश सरकार की क्या विफलताएं रही हैं और लालू यादव जब सरकार में थे तब उनकी क्या विफलताएं रही हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि चिराग पासवान युवाओं, औरतों और खासकर जो समाज का पिछड़ा तबका, उससे वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और चिराग, लेकिन जहाँ से चुनाव की शुरुआत हुई थी एनडीए की, आपने विकास, एनडीए ने लगातार विकास की बात की, लेकिन बीच में आपको लगता नहीं है कि भटकाव आया है? बीफ मुद्दा आ गया बीच में, आरक्षण मुद्दा मोहन भागवत जी ने ही पहले वो बयान दे दिया, तो आपको लगता है कि भटकाव हुआ है कहीं ना कहीं एनडीए के साथ? देखिए, कहीं ना कहीं हर चुनाव में लालू जी और नीतीश जी की कोशिश रहती है कि हमारे प्रदेश में, देखिए प्रशांत जी, हमारा प्रदेश बिहार जैसा प्रदेश जो कि आज़ादी के 68 साल के बाद भी मूलभूत ज़रूरतों के अभाव से जूझ रहा है। विकास के अलावा और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता हमारे प्रदेश में, पर उसके बावजूद जब जब चुनाव आते हैं लालू जी, नीतीश जी जनता को भ्रमित करते हैं, क्योंकि इनके पास खुद के पास विकास के किए हुए कार्यों की विश्वसनीयता का इतना अभाव है कि वो गिना ही नहीं सकते कि इन्होंने क्या किया विकास के लिए। तभी लालू जी कभी रिजर्वेशन को मुद्दा बनाते हैं, कभी गौमांस को मुद्दा बनाते हैं, वही नीतीश जी कभी डीएनए को मुद्दा बनाते हैं, कभी भूमि अधिग्रहण बिल को मुद्दा बनाते हैं, जबकि ईमानदारी से विकास के अलावा और कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन आरक्षण का मुद्दा तो खुद मोहन भागवत ने पकड़ना, आपको लगता है कि वो उसकी टाइमिंग, कई लोग कहते हैं कि गड़बड़ थी? नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, आरएसएस एक स्वतंत्र संगठन है, उनके प्रमुख पूर्णतः स्वतंत्र हैं अपने विचारों को जनता के समक्ष रखने के लिए, पर ये एक राजनीतिक बयान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उसके बाद रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट की, अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट की, प्रधानमंत्री जी ने खुद उन्होंने कहा कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा अगर आरक्षण पर कोई आंच भी आई तो। इससे बढ़कर और क्या बयान हो सकता है? पर मेरी समझ में नहीं आया कि लालू जी ने इसको बिहार में क्यों मुद्दा बनाया।